फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी यानी कि तुगलक वंश के बारे में। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तुगलक डायनेस्टी यानी कि तुगलक वंश की स्थापना यानी कि इसको फाउंड किया था गयासुद्दीन तुगलक या ग्यासुद्दीन तुगलक। इन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। गाजी मलिक इनका ओरिजिनल नाम था और इन्होंने टाइटल ले लिया था बाद में गयासुद्दीन तुगलक का। जैसे ही खिलजी वंश का अंत हुआ 1320 में ही तुगलक वंश की स्थापना हो गई। ये आखिरी तुर्क शासकों का वंश था। याद रखिएगा, टर्किश जो रूल था इंडिया में, ये जो तीन वंश अभी तक आए, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, थे बेसिकली आपके टर्किश वंश से रिलेशन, ये टर्क से रिलेशन में, इसके बाद मंगोल से रिलेशन में आएंगे। गाजी मलिक ने 1320 में थ्रोन पे कैप्चर किया और दिल्ली में आ गया तुगलक वंश। गाजी मलिक ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, रिकंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। रिकंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर का क्या मतलब है? इन्होंने एम्पायर जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने भी रूलर्स आए बहुत ही वीक थे, उसको जोड़ने का काम किया और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रूलर बनाया। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिलेटेड पूछा जाता है पीसीएस वगैरह में कि इसको फाइंड आउट किसने किया था, इस पूरी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया, तो याद रखिएगा गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक को। और सिंचाई विभाग की स्थापना सबसे पहले किसने की? सिंचाई विभाग याद रखिएगा यानी कि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, इरिगेशन के लिए कनाल्स बनाने का सबसे पहले इसकी परियोजना या इसको बनाने का काम स्टार्ट करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके साथ साथ इन्होंने साउथ के किंगडम्स को और ज्यादा कंसोलिडेट किया और मोहम्मद बिन तुगलक जो इनका बेटा था, जिसे जूना खान के नाम से जाना जाता है, इसका ओरिजिनल नेम जूना खान था, बाद में इसने मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल लिया था और इसको भी भेजा था देवागिरी, जिससे कि वो अपने कंसोलिडेशन कर सके एम्पायर को और स्ट्रॉन्ग कर सके। साथ ही साथ तुगलकाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट टाउन, तुगलकाबाद याद रखिएगा किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इनकी लाइफ में हुआ। इन्होंने 1324 और 25 में एक एक्सपेडिशन किया, यानी कि एक इन्होंने आक्रमण किया बंगाल और बिहार के रीजन्स में और इनको वहाँ पे बहुत सफलता मिली। इन्होंने वहाँ पर बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जीते और साथ ही साथ वहाँ पर अपना किंगडम फ्लरिश किया। जब ये लौट कर आए तो कहा जाता है कि इनके ऑनर में एक लकड़ी का बड़ा सा महल बनाकर ऑनर देने के लिए इनको लकड़ी के महल में बैठाया गया। जब ये बैठे तो ऊपर से एक लकड़ी गिर के इनके सर पर इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई और ये मर गए। कहा कई बार कॉन्स्पिरेसी का जिक्र होता है कि शायद जूना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो इनके बेटे थे, इन्होंने इसको जानबूझ के कराया। कई बार इसे हादसे की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन जो भी है, गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक का यहीं पे अंत होता है 1325 में और 1325 में ही मोहम्मद बिन तुगलक का शासन आ जाता है, जो 1325 से लेकर 1351 तक चला। और मोहम्मद बिन तुगलक दुनिया में सबसे वाइजेस्ट फूल के नाम से जाना जाता है। इसे इंडिया में भारत का सबसे बुद्धिमान बेवकूफ के नाम से इसका टाइटल भी मिला हुआ है, क्योंकि ये जितने भी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे इनमें सबसे पढ़ा लिखा था और इसके जो काम थे बहुत अच्छे काम थे। नो डाउट इसने जो प्लानिंग की थी 100-200 साल अपने टाइम के आगे की प्लानिंग की थी, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट था, कहते हैं ना किसी भी इंसान को ग्रेट बनाने के लिए वो इंसान की सोच के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसके साथ के लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लोगों ने उसका सही साथ नहीं दिया और वो लोगों के साथ मिलकर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करा पाया और इसके कारण से वो बहुत ही ज़्यादा टेरेबली फेल हुआ और बहुत ही खराब डिसीजंस उसके साबित हुए। 5 मेन डिसीजंस हुए जिसके कारण से इसे वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। सबसे पहला डिसीजन आपको बताता हूँ, टैक्सेशन ऑफ दोआब। दोआब रीजन जो था वहाँ पर अभी तक जो टैक्स लिया जा रहा था 1/3 यानी कि लगभग 33% से लेकर 20% तक का टैक्स जो था ये लिया जा रहा था सेमी एरिड और एरिड एरियाज में, लेकिन इसने जो टैक्सेशन बढ़ाने का निश्चय कर लिया और टैक्सेशन इसने बढ़ाकर 1/2 यानी 50% करने का निश्चय कर लिया।
चलिए कोई बात नहीं, टैक्स बढ़ा रहा था तो बढ़ा देते, लेकिन इन्होंने समय सुनिए क्या चुना, जब बहुत ही बड़ा ड्राउट यानी सूखा पड़ा हुआ था, बहुत ही बुरी कंडीशन में पीजेंट्स और फार्मर्स थे, उनके पास वैसे ही खाने को पैसे नहीं थे, और इन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। जब लोगों ने इनका विरोध किया तो इन्होंने कुछ किसानों और पीजेंट्स को मरवा दिया, जिसके कारण से इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ही खत्म होने लगी और बहुत ज़्यादा इनको क्रूएल किंग के नाम से जाना गया। तो ये एक पहला बहुत ही खराब डिसीजन, खराब समय पे जो इन्होंने इम्प्लीमेंट कराया। इसके बाद सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने देवागिरी कैपिटल शिफ्ट करने का निश्चय कर लिया, यानी कि इन्होंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली से देवागिरी हम अपना कैपिटल शिफ्ट करें, क्योंकि देवागिरी जो था वो सेंटर में था। सेंटर यानी कि ये पूरे इंडिया में वो सही से रूल कर सकता था, बीच में था, लेकिन फिर से जब इसको जाना था तो शायद अपना और अपने कुछ इंपॉर्टेंट कोर्टमैन या कोर्टियर्स को लेकर जा सकता था। इसने एक फरमान जारी करा दिया कि सारी जनता उसके साथ जाएगी। सही अरेंजमेंट नहीं था, रास्ते में जाने के लिए सही आपके रेस्ट हाउसेस वगैरह नहीं बने थे, पानी की बहुत भारी किल्लत थी देवागिरी में, और उसको उसने एड्रेस नहीं किया। जब वहाँ पहुँचे तो फिर से एक बहुत बेकार डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि पानी की किल्लत थी, हज़ारों लाखों लोगों की डेथ हो गई आने जाने में, और एक बहुत बुरा डिसीजन फिर से इनके सामने आया, जिसमें इनको फिर से बहुत बुरी मुँह की कहानी पड़ी अपने डिसीजंस के कारण से। इसके बाद तीसरा, इन्होंने टोकन करेंसी स्टार्ट करी। टोकन करेंसी देखो क्या होता है, टोकन करेंसी बेसिकली होता है जैसे आज के ज़माने में रिप्रेजेंटेटिव मनी चलता है ना, जैसे 100 रुपये की नोट लेके जाओ और 100 रुपये की नोट कहो बेच दो, तो भाई वो तो एक कागज़ का टुकड़ा है ना, 100 रुपये की नहीं बिकेगी। वो 100 रुपये की नोट 100 इसलिए है क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। तो इसी तरह से उसने सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन मनी की स्टार्टिंग की। देखो विचार बहुत अच्छा था, लेकिन अब यहाँ पर फिर से जो इम्प्लीमेंटेशन था उसमें कमी थी। अब क्या था, सोने और चांदी की कमी के कारण से इसने सोने चांदी वापस मंगा लिए सारे सिक्के, और लोगों को पीतल के सिक्के, कॉपर के सिक्के देना स्टार्ट कर दिए कि भाई इसी को चलाओ और यही आपके सिक्के हो गए। अब देखो लोग भी बहुत समझदार, लोगों ने इसकी मिंटिंग स्टार्ट कर दी, यानी नकली कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर दिया अपने घरों में, और इसी तरह की नकल पूरे मार्केट में फैल गई। अब जब नकल फैल गई पूरे मार्केट में, तो जो फॉरेन ट्रेडर्स थे, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, उन्होंने वो सिक्के लेने से इनकार कर दिया, कहा भाई कुछ भी हो जाए हमें सिक्के लेंगे नहीं, हमें सोने और चांदी वाले सिक्के दो। तो इसके कारण से इसे जो पुराने सिक्के थे वो भी वापस लेने पड़े, और साथ ही साथ जितने नकली सिक्के थे वो भी इसके खजाने वापस आए, जिसमें खजाने में बहुत बड़ा डेंट लगा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद इसके 2 बड़े एक्सपेडिशंस जो इसने मिलिट्री कैंपेन किए, ये बहुत बड़े फेलियर हुए। इसने क्या किया, इसने खुरासान बेसिकली सेंट्रल एशिया में एक जगह है जहां से पूरा सेंट्रल एशिया अटैक करता था इंडिया में। तो इसको लगा कि क्यों ना हम सेंट्रल एशिया में अटैक करें, क्योंकि सेंट्रल एशिया में अनरेस्ट फैला हुआ था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो उसने सोचा क्यों ना हम वहाँ अटैक करके जीत लें। तो इसने लगभग 3.5 लाख सोल्जर्स की आर्मी बनाई और उनको 1 साल का एडवांस दे दिया कि हम लोग एक लंबे एक्सपेडिशन पे जाएंगे और उसके लिए तुम लोग एडवांस ले लो। अब क्या हुआ कि खुरासान जो थे वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हो गई, सेंट्रल एशिया में एक फिर से राजा आ गया, प्रॉपर कंडीशंस हो गई, और ये एक्सपेडिशन इन्हें कैंसिल करना पड़ा। जब ये एक्सपेडिशन इन्हें कैंसिल करना पड़ा तो एक बहुत बड़ा फिर से इनके समय में क्या लग गया, बट्टा लग गया कि पूरा खजाना खाली हो गया सोल्जर्स को पैसा देने में, और कोई एक्सपेडिशन भी नहीं हुआ। इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी फालतू में इन्होंने मेंटेन करी। साथ ही साथ इन्होंने एक जगह है आपके हिमाचल प्रदेश के पास जिसका नाम है किरांचल नाम की जो जगह है, यहाँ पर इसने सोचा कि हम यहाँ पर अटैक करें, क्योंकि ये चाइना से जुड़ने वाला मार्ग था जो किरांचल वैली थी। तो यहाँ पर इसने अटैक किया। इसके सोल्जर शुरू में तो जीते, लेकिन बाद में जो ट्राइबल्स थे उन्होंने ऊपर से अटैक करना जब स्टार्ट किया, क्योंकि वो पहाड़ियों के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने ऊपर से अटैक किया, तो इसके पाँव उखड़ने लगे, वहाँ पर भी हार गया। एक और फेलियर इसके नसीब में आ गया। ये सारे फेलियर्स के कारण से इसको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स PCS ICS में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 1327 में इसने देवागिरी अपना कैपिटल शिफ्ट करने का फैसला किया था। इसी के काल में 1333 में यानी 1333 में मोरक्को से इब्न बतूता आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके काल में आया था। मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में आया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया तो मोहम्मद बिन तुगलक इससे मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने इसे दिल्ली का गाजी बना दिया। जब गाजी बनाया तो इसने देखा, चीज़ें देखी, समझी, और इसने एक बुक लिखी जिसका नाम है रहेला।
रहेला नाम की एक किताब लिखी जिसमें इसने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। इनके टाइम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हुए जिनका नाम बरौनी है, बरौनी भी इन्हीं के समय में हुए। इसके बाद जब फाइनली 1351 में इनकी डेथ हुई तो इनकी डेथ के समय बरौनी ने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाइन है ये याद रखिएगा, कि इसको लोगों से और लोगों को इससे आज़ादी मिल गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी जाती है कि ये बरौनी ने किसके लिए लिखा था या किसने लिखा था। तो ये इसीलिए लिखा गया था क्योंकि लोग इसे नहीं समझ पाए और इसके अत्याचारों से एकदम त्रस्त हो गए थे और ये लोगों को नहीं समझ पा रहा था। तो फाइनली जब इसकी मृत्यु हुई तो सबने एक चैन की सांस ली और शायद इसे भी एक चैन की सांस मिली। समझदार बेवकूफ़ का टाइटल हमेशा के लिए अपने नाम कर गया। इसके बाद बात करें तो इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कराया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने कोही या अमीरे कोही। दीवाने कोही या अमीरे कोही क्या था, इसने पहली बार कमर्शियल एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। देखो कमर्शियल एग्रीकल्चर जैसे आज के ज़माने में होता है कि कई बार बड़ी सी लैंड ले ली और कहा कि यहाँ पर आप लोग लैंड में काम करिए और फसल को उपजाइए और ये फसल हम लेंगे और आपको इसके बदले में पैसे दिए जाएंगे। तो इसने बहुत सारे पीजेंट्स वगैरह उसके लिए एम्प्लॉय करवाए और उन्हें बैल दिए, पैसे दिए। लेकिन फिर से इसके जो लोग थे, जो इसके ऑफिशियल्स थे, इन्होंने एक बैरन लैंड यानी एक बंजर ज़मीन चुन ली और उस पर फिर से इसने सही से उपजाऊ ज़मीन ना चुनने के कारण से यहाँ पर भी फेलियर हुआ। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर बना। इसके बाद आ गए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस डायनेस्टी में से फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को हम लोग रीबिल्डर किंग के नाम से भी जानते हैं, कल्याणकारी किंग के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में कल्याणकारी किंग कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। इन्होंने 1351 से लेकर 1388 तक रूल किया और इनके रूल को एक तरह से अच्छा रूल माना गया है क्योंकि इंडिया के रीबिल्डिंग में काम किया। लेकिन हिंदूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये क्रूएल रूलर था। बहुत सारे मंदिर तोड़वाए, कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर भी इसने तोड़वा दिया और मंदिर की मूर्तियों को पानी में फेंक दिया था। इसके अलावा इसने जितने भी मंदिर तोड़े थे उसको बनवाने पे पूरी तरह से रोक लगाई हुई थी। ये ऐसा रूलर था जिसने इस्लामिक शासन को फिर से काबिज किया। अभी तक जितने भी रूलर्स हुए दिल्ली सल्तनत में उन्होंने अपने खुद के किंगडम को, अपने आप को एक तरह से अलग धर्म से लेकर चलने की बात की, लेकिन इन्होंने इस्लामिक शासन को वापस लाया, इस्लाम को वापस लेकर आए। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि इस्लामिक शासन के हिसाब से रूल करने वाला कौन रूलर था दिल्ली सल्तनत में, तो फिरोज शाह तुगलक। इसने अपने खलीफा को खुश करने के लिए उनके नाम पे सिक्के वगैरह भी चलवाए और इसने बहुत सारे काम किए लोगों की भलाई के लिए। लेकिन हिंदुओं के लिए इसने जजिया टैक्स लगा दिया, पहली बार जजिया टैक्स लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, पहली बार दिल्ली सल्तनत में जजिया टैक्स किसने लगाया? जो नॉन मुस्लिम टैक्स था वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को अकबर भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत के काल में क्योंकि इसने बहुत सारे काम किए थे लोगों की भलाई के लिए। अब बात करते हैं इसने क्या क्या काम किए थे। इसके जो अलग अलग 24 तरह के कर लगते थे उसके बारे में इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने बेसिकली 24 तरह के कर्ज को हटा दिया यानी टैक्स को ख़त्म कर दिया और केवल 4 तरह के टैक्स को लगाया। एक था आपका खम्स। खम्स क्या था, जब कभी ये लोग एक्सपेडिशन पे जाते थे तो जो इनके सैनिक वगैरह थे बहुत सारा सामान लूट के लाते थे, तो उस पर उन्होंने 1/5 टैक्स यानी कि 20% का टैक्स लगा दिया कि जो भी सामान आप लूट के लाओगे उसके साथ 20% राजा को दोगे, बाकी सब आप रख लीजिए। ये था खम्स। इसके बाद था खरस। खरस टैक्स यानी कि खम्स के बाद खरास था। खरास टैक्स यानी कि लगान। ये वो टैक्स था जो आपके एग्रीकल्चरल लैंड पे फार्मर्स वगैरह को देना पड़ता था। इसके अंडर क्या करना पड़ता था कि जो भी आपका उपजाऊ ज़मीन होती थी यहाँ पर 1/3 से लेके 1/5 यानी कि 33% से लेके 20% तक का टैक्स अलग अलग ज़मीन के हिसाब से लगा था। इसके बाद जाजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम टैक्स हिंदुओं पे और ब्राह्मण्स पे लगाया था इन्होंने। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर से हम टैक्स की बात करें जो ज़कात था। ज़कात यानी चौथा टैक्स ये मुस्लिम्स पे लगाया गया था कि जो उनकी आमदनी था उसका 2.5% इनको टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था राजा को, वो था ज़कात। तो ये मेन 4 टैक्स लगाए थे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने देवागिरी वगैरह को छोड़ा और यहाँ पर अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ कि यहाँ पे जो साउथ इंडिया किंगडम था यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो गई, यानी कि यहाँ ये लोग फ्री होने के लिए काम करने लगे, इनको लगा राजा यहाँ के कमज़ोर आ गए हैं, तो 2 नए किंगडम का उदय हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 नए किंगडम्स, जो विजयनगर किंगडम था जो हिंदुओं के अंडर बना था और ब्राह्मी किंगडम
किंगडम यानी कि ये मुस्लिमों के अंदर ब्राह्मी और ब्राह्मी नाम से भी जाना जाता है ये किंगडम, ये मुस्लिमों ने बनाया था। ये साउथ इंडिया के 2 किंगडम्स बने और ये दोनों किंगडम्स किसके समय पे बने? मोहम्मद बिन तुगलक के, याद रखिएगा। इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक की ही बात करते हैं आगे, तो ये 4 टैक्सेस इन्होंने लगाए। इसके बाद इन्होंने दीवाने बंद नाम की एक पूरी नई ऑर्गेनाइजेशन बताई। दीवाने बंद मतलब क्या था? यहाँ पे इन्होंने बंधवा, जो मजदूर थे, इनके स्लेव्स, कहा जाता है अपने स्लेव्स से बहुत प्यार करते थे और इनके समय में लगभग 1,80,000 स्लेव्स थे और इन्होंने दीवाने बंद नाम की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी स्लेव्स के रखरखाव के लिए। साथ ही साथ इन्होंने दीवाने खैरात नाम की एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसमें वो चैरिटी करते थे, जो भी ज़रूरतमंद थे, जो भी लेडीज़ थी जिनके हस्बैंड नहीं थे, विडोज़ थी, उन्हें पैसा देते थे। इसके अलावा दीवाने शिफा यानी कि दवाई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जिससे कि लोगों का इलाज वगैरह किया जा सके। बहुत सारे बाग, 1200 बाग कहते हैं इन्होंने लगवाए थे और आपके बहुत सारे इन्होंने ट्रांसलेशंस भी करवाए, अनुवाद करवाने का काम भी इन्होंने किया। साथ ही साथ इन्होंने 5 नए शहर बनाए थे। शहर तो बहुत सारे बनाए थे, 5 मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं: हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और फिरोज़ाबाद। ये 5 शहर इन्होंने बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर से बता देता हूँ: हिसार, इसके बाद जौनपुर, फिरोज़ाबाद, फिरोजपुर और फतेहाबाद, ये सारे शहर इन्होंने बनाए। इसके बाद तुगलकाबाद बहुत इंपॉर्टेंट, किसने बनाया था? याद रखिएगा, जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक या ग्यासी मलिक, इन्होंने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। इन्होंने इरिगेशन कनाल्स बहुत बड़े बड़े बनवाए और आर्टिफिशियल कनाल्स बनाए, लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियल कनाल पे भी टैक्स लगा दिया और कहा कि अगर कोई भी किसान इसमें से पानी लेता है तो उसे 1/10 टैक्स देना पड़ेगा, यानी खरास, यानी जो एग्रीकल्चर का था वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ अगर इन्हें एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए पानी चाहिए कैनाल से, तो उसे एक और टैक्स देना पड़ेगा जो 1/10 होगा, जो इरिगेशन टैक्स की तरह था, वाटर टैक्स की तरह था। तो ये भी टैक्स लगाया था। ये बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बायोग्राफी थी वो लिखी थी बदौनी ने, जिसका नाम था तारीख़ फिरोज शाही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ पे इसके रिफ्लेक्शन देती है। इसने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन हिंदुओं के लिए अभी भी इसने बहुत ज़्यादा जाजिया टैक्स लगाया, नॉन मुस्लिम टैक्स लगाया और साथ ही साथ हिंदुओं को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। इन्होंने मंदिर बहुत सारे तोड़े और इस्लाम को अपने प्रचार प्रसार करने में बस लगे हुए थे। साथ ही साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, जो अशोक के स्तंभ थे मेरठ और तोपार में, वो मेरठ और तोपार के स्तंभ जो अशोक के थे वो इन्होंने निकलवा कर दिल्ली में स्टैब्लिश कराए, जो अभी भी दिल्ली में ही हैं। तो एक बार पूछा जाता है कई बार पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में कि मेरठ और तोपार का जो अशोक स्तंभ था वो किसने निकलवा कर दिल्ली में लगाया या कौन उसको लेकर गया, तो वो फिरोज शाह तुगलक था। 1388 में इसकी डेथ के बाद जो शासन था वो बहुत ही ज़्यादा वीक रूलर्स के हाथ में चला गया। जो रूलर्स थे बहुत ज़्यादा वीक थे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लास्ट रूलर था नसरुद्दीन मोहम्मद जो था, ये आपका 1414 तक इसने रूल किया है। 1414 तक भी बहुत से लोग इसका रूल बोलते हैं जो तुगलक डायनेस्टी है, और बहुत से लोग 1398 तक बोलते हैं। 1398 तक क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर तैमूर लंग जो आप जानते हैं मंगोल था, इसने दिल्ली पे आक्रमण किया और बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई। करोड़ों रुपए का सोना चांदी उस समय लेकर वो वहाँ से गया दिल्ली से, और इसने लाहौर में अपना एक जर्नल छोड़ दिया था जिसका नाम था किर्स खान ही आगे चल के सैयद डायनेस्टी को बनाता है। इस समय कहा जाता है जो नसरुद्दीन मोहम्मद थे, जो लास्ट रूलर थे, बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे और इनका जो रूल था केवल दिल्ली से लेके पालनी तक था, बहुत छोटा रूल था, और इनकी जो आप कह सकते हो डायनेस्टी थी धीरे धीरे फिनिश होने लगी और फाइनली 1414 में ये फिनिश हुई और सैयद वंश की स्थापना हुई। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करिए और इसको और ज़्यादा पॉपुलर करें। साथ ही साथ कमेंट करके कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।